गुड आफ्टरनून बच्चों। तो 2 मिनट बस वो उधर से ज्वाइन कर रहे हैं बच्चे। तो आप लोगों का टेस्ट कैसा हुआ? टेस्ट कैसा हुआ बच्चों? लास्ट बेंच पे कौन कौन बैठा है? आशीष और दिनेश। ओके बच्चों पहले एक बार ये करते हैं डिस्कस शीट। सबको दिख रहा है प्रॉपर स्क्रीन पे? बच्चों इन जनरल आपने देखा होगा कि करंट चैप्टर तो इजी है, बहुत फिक्स टाइप ऑफ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं। ओके इसमें डाउट्स बताओ। क्या फर्स्ट में? एन आ रहा है? नहीं ये 2500 वॉट बन रहा है ना पावर। तो 2500 को आप 220 से अगर डिवाइड करोगे, हाँ 11.36 तो 12। हाँ
Second question. बच्चों इसका ऐसा डायग्राम बनेगा। सर जो 1 ओम रेजिस्टेंस है वो 220 के साथ लिखनी पड़ेगी उस साइड में से आर जो कैपिटल आर है वो 200 वाली के लिए आप कह रहे हो 1 ओम रेजिस्टेंस जो है वो 220 के साथ है। यस सर थ्रू रेजिस्टेंस लिखा हुआ है ना कि इंटरनल हाँ बच्चों ये जो है 1 ओम ये इसके साथ नहीं, ये ऊपर वाले के साथ बनेगी। तो minimum value of R so that a current passes through the battery to charge it. क्या बनेगा बच्चों इसका आंसर? 11 आता है। सिंपल किरचॉफ लगाया होगा। ओके आगे। थर्ड में भी गलत गड़बड़ है। थर्ड में जो ये वाला रेजिस्टर है इसके थ्रू गया 2.5 है ना। अगर मैं लेफ्ट मोस्ट लूप लूं, अगर मैं सबसे बड़ा लूप लूं तो ये इधर गया 4। तो नहीं नहीं इधर 4 तो जरूरी नहीं है। मतलब ठीक है किरचॉफ लगेगी बच्चों एक आध स्टेप में। ये यहाँ 3 आ गया। क्या आ जाता है बच्चों सॉल्व करके सारा? 4.5 एंड 1। अच्छा वो ये मिसिंग है इज इट? आंसर 3 वाला ही है। ठीक है आगे बच्चों।
ओके 13th में बच्चों देखो अ, अगर हम ये कह रहे हैं कि मेजर्ड करंट इज विद इन 1% ऑफ द करंट, ठीक है, दैट मीन्स इफेक्टिवली कि जो जो हमने नई रेजिस्टेंस लगाई वो 1% रेजिस्टेंस, उसमें चेंज जो है वो मैक्सिमम 1% का होना चाहिए। ये मानते हो? ये समझ आया मैंने कैसे बोला? देखो आपका आई इंटू आर, आई इंटू टोटल आर जो है वो तो 5 ही है ना, वो कांस्टेंट ही है। तो एरर्स का कंसेप्ट कि परसेंटेज चेंज इन आई प्लस परसेंटेज चेंज इन आर इज 0। तो करंट का आपको कहा है कि 1% है, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस में जो परसेंटेज चेंज है वो मैक्सिमम 1% होना चाहिए, विच मीन्स 1% का मीनिंग क्या हुआ कि 50 ओम लगी हुई थी, 50 ओम का 1% क्या हो गया? 0.5 ओम्स, राइट। तो जो हमारा कॉम्बिनेशन है ब्लू, ब्लू मतलब जो भी रेजिस्टर है उसकी इफेक्टिव रेजिस्टेंस 0.5 ओम होनी चाहिए। तो वो अगर हम ऑप्शंस देखें तो 100 ओम का वो खुद है, अगर इफेक्टिवली 0.5 बनानी है तो ऑब्वियसली सीरीज वाला तो हो ही नहीं सकता, पैरेलल वाली दो ऑप्शंस हैं, 3 4 वो चेक कर लो, तो वो फोर्थ बन जाएगा, ठीक है। आया समझ बच्चों? मैं कहने को पूरी इक्वेशंस बना सकता था बट उसकी जरूरत ही नहीं है क्योंकि चेंज बहुत छोटा है, तो हमने एरर्स को यूटिलाइज किया। आगे और कोई है बच्चों? कौन सी शीट 1? शीट 1 करिए बच्चों। यस, कौन सा थर्ड? 23? उससे पहले तो नहीं है कोई?
ओके, सबसे पहले तो जो ये करंट सेंसिटिविटी दी हुई है, इससे आपको ये पता चल गया कि गैल्वेनोमीटर की खुद की रेजिस्टेंस कितनी है। वो कितनी हुई? हम्म, ये देखो ना, इसको ऐसे लिख लो बच्चों कि जो करंट सेंसिटिविटी है 10 का क्या मतलब हुआ कि 1 डिवीजन पर मिली एम्पेयर। करंट सेंसिटिविटी का क्या मीनिंग है कि पहले इसका मीनिंग समझो आप। सेंसिटिविटी क्या होती थी बच्चों? कि कोई भी चेंज को लेके वो कितना रिएक्ट करता है। आपको ये कहा है कि उस गैल्वेनोमीटर के थ्रू अगर हम 1 मिली एम्पियर करंट भेजते हैं तो वो 10 डिवीजन्स मूव करता है, ठीक है। और अगर आप 1 मिली वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो तो वो 2 डिवीजन से मूव करता है। क्या आप इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर उसकी रेजिस्टेंस निकाल सकते हो? एक बार लॉजिकली ट्राई करो, कैसे निकलेगी? किस तरह इक्वेशन बनेगी? भाई जब आपने उसके थ्रू 1 मिली एम्पियर करंट भेजा था तो वो 10 डिवीजन्स मूव किए, ठीक है। अब जब आपने उसके अक्रॉस 1 मिली वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया तो करंट कितना हुआ? 1 मिली वोल्ट अपॉन जो भी उसकी रेजिस्टेंस है, तो वो हुआ कितना? 2 डिवीजन्स के करस्पॉन्डिंग। 2 डिवीजन्स का क्या मतलब हुआ? 2/10 इंटू मिली एम्पियर। क्वेश्चन का मीनिंग समझो। हम कह रहे हैं कि जब तो 1 मिली एम्पियर करंट भेजा था तो उसने 10 डिवीजन्स के करस्पॉन्डिंग डिफ्लेक्शन दिखाई। अंडरस्टूड? अब हम कह रहे हैं कि हमने 1 मिली वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया तो करंट कितना हो गया? 1 मिली वोल्ट अपॉन उसकी रेजिस्टेंस, और उसके अक्रॉस वो कितनी डिफ्लेक्शन दिखा रहा है? 2 डिवीजन्स की। तो 2 डिवीजन्स के करस्पॉन्डिंग करंट कितना हुआ? जब 10 के करस्पॉन्डिंग 1 मिली एम्पियर है तो 2 के करस्पॉन्डिंग कितना हो गया? 2/10 इंटू 1, है ना। गैल्वेनोमीटर में तो हमें पता ही है कि थीटा इज प्रोपोर्शनल टू आई, सीधा। तो यहां से आपके पास उसकी रेजिस्टेंस कितनी निकल आई? ये 5 निकल आई, 5 ओम्स। तो अब उसकी रेजिस्टेंस है 5 ओम्स। अब आपको कहा है कि ईच डिवीजन रीड्स 1 वोल्ट, ठीक है। मतलब वो 1 वोल्ट के करस्पॉन्डिंग एक डिवीजन दिखाए, ठीक है।
तो अब वो कैसे होगा? तो मतलब तो करंट कितना हो गया? 1 वोल्ट अपॉन जो भी आर इफेक्टिव है, और एक डिवीजन के करस्पॉन्डिंग कितना करंट है हमें पता है, मिली एम्पेयर अपॉन 10। ठीक है जी। तो इससे आप आर इफेक्टिव निकाल लो। ये आर इफेक्टिव आपका कितना आ गया? 1000 ओम्स आ गया। 1000 नहीं, 10,000। करेक्ट। तो 5 पहले से था, तो सीरीज में कितनी लगेगी? ये सी आंसर बन जाएगा। अंडरस्टूड? आगे 28, an energy source will supply a constant current into the load if its internal resistance is. देखो लोड का मतलब क्या होता है कि कोई रेजिस्टेंस, मतलब ये किस टाइप का सर्किट बन रहा है? एक बिल्कुल सिंपल सा कि एक आर है, एनर्जी सोर्स मतलब बैटरी, और एक उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस। तो आई इज ई ओवर आर प्लस आर। आइडियली हम कह रहे हैं कि ये कब किस केस में कांस्टेंट होगा? ऑप्शंस देख लेते हैं। इफ इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस इज वेरी लार्ज कंपेयर्ड टू लोड रेजिस्टेंस, तो इस केस में क्या हो जाएगा? इफ वी थिंक कि जो कैपिटल आर है वो इग्नोर ही हो जाएगा, तो ई बाय स्मॉल आर रह जाएगा। तो ये ऑप्शन ठीक लग रही है कि ई बाय स्मॉल आर तो कांस्टेंट हो गया। एक बार बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ लोड, नहीं, तो गलती है। सी, तो क्लियरली सिर्फ ए ऑप्शन में ऐसा होएगा ना, कैपिटल आर एलिमिनेट हो जाएगा। मतलब व्हाट दे आर ट्राइंग टू से इज कि आप लोड जो मर्जी रखो, करंट की वैल्यू सेम ही मिलेगी, मतलब वो इंडिपेंडेंट ऑफ कैपिटल आर है। समझे? कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू लोड। डी, डी का तो कोई सेंस नहीं बना। नहीं, वो कुछ तो देखो मेंशन नहीं है कि टाइम के साथ क्या हो रहा है। तो ए करो बच्चों इसका आंसर। आगे 30, 33 का। फिर बोल। अच्छा 33 में वही कंफ्यूजन है। हम तो 100 से ही लेंगे बेस ना, जीरो का कोई लॉजिक नहीं है।
100 से तो ये ऑप्शन बन गया। So just a 37th question है. इसमें जब 5 से 6 देखते तो serial reference variant नहीं मैं एक बार बच्चों मैंने एक बार इसका रिपीट भी कर देता हूँ आपको लॉजिक क्या होता है कि एक्सप्रेशन बनता कहाँ से है, आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। 33 में हम सिंपली 100 को बेस मान के ही सॉल्व कर सकते हैं, तो उससे क्या बनेगा बच्चों आंसर? 300 बनता है। Yes, sir. मतलब हम ये लिखेंगे ना 200 इज इक्वल टू 100 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो अल्फा डेल्टा टी आपका 1 बन गया। तो डेल्टा टी आपका बन गया 1 बाय अल्फा 200। तो यस इस केस में आपका आंसर 300 बनता है। अगर आप वो 0 डिग्री वाला चक्कर डालते हो तो क्या बनता है? फिर 400 बनता है। Is it? तो अब जैसे 37 में मैं समझ सकता हूँ वो एक प्रॉब्लम आ रही होगी कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए। मतलब आइडियल वे तो ये होगा कि 5, तो हम लिखें कि 6 इज इक्वल टू 5 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी इज 50। तो ये बन गया 1 बाय 5 इज इक्वल टू अल्फा इंटू 50। अल्फा आपका आ गया 1 बाय 250। अब आपको पूछा है रेजिस्टेंस ऑफ वायर एट 0। तो अब अगर मैं ये लिखूं 5 इज इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस 1 बाय 250 इंटू 50। तो ये क्लोज टू 4 आ रहा है। इसमें हो सकता है कि अगर आप उस तरीके से करते हैं कि मतलब आप ऐसे लिखते कि 5 इज इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस, मतलब 0 को बेस लेके चलते 1 प्लस 50 अल्फा 6 इज इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस 100 अल्फा। तो इससे सॉल्व करके थोड़ा सा अलग आंसर आएगा। क्या आता है बच्चों? फिर एग्जैक्ट 4 आता है या कुछ और ही आता है? 4 आता है। ओके, अब बच्चों मैं इसका आपको रीजन समझाता हूँ ये क्यों गड़बड़ होती है। ये ना बच्चों वैसे आप आगे जाके सीखोगे, ये आपके मतलब फर्स्ट ईयर का कंसेप्ट है। होता क्या है कि मान लो मैं रियलिटी में रेजिस्टेंस वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ बनाऊं,
तो ये ग्राफ जो आता है वो ऐसे कर्व्ड आता है, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि भाई अगर आपको किसी एक पॉइंट पे रेजिस्टेंस पता है लेट्स से, तो आप उसके पास वाले किसी भी पॉइंट पे रेजिस्टेंस निकालने के दो तरीके हैं कि एक तो चलो आपको कर्व का एक्सप्रेशन ही पता हो, दूसरा तरीका हम कहते हैं कि हम अप्रोक्सीमेट कर देते हैं। वो कैसे? कि हम ये मान लेते हैं कि अगर आपके ये दो पॉइंट्स बहुत पास हैं, तो भाई आप ऐसा मान लो कि इन दोनों के बीच में ये जो लाइन है वो नियरली स्ट्रेट लाइन है, और उसके हिसाब से अप्रोक्सीमेट कर दो, ठीक है। तो ये जो आप हम एक्सप्रेशन लिखते हैं ना, r इज इक्वल टू आर नॉट इंटू वन प्लस अल्फा डेल्टा टी, दिस इज अज्यूमिंग कि आप ये मान रहे हो कि भाई आर नॉट हो गया आपका एक तरह से ये इनिशियल पॉइंट, एंड आप उसके किसी पास वाले पॉइंट पे रेजिस्टेंस निकाल रहे हो, ठीक है। ये एक्सप्रेशन आया ही उससे बेसिस पे, ठीक है। तो अगर तो आप पास लेके चलते, अगर आप रेंज बहुत छोटी लेते, तो फिर तो इससे बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आता है। अब प्रॉब्लम ये हुई है कि आपने बहुत सारे क्वेश्चंस में देखा होगा कि हम इसको बहुत बड़ी बड़ी रेंजेस के ऊपर अप्लाई कर रहे होते हैं, तो इसलिए आंसर में एम्बिग्विटी आती है। एंड इसीलिए बच्चों आप ये समझो कि यहाँ पे 0 डिग्री का कोई रोल नहीं है, ठीक है। रोल तो सिर्फ ये है कि आपको एक पॉइंट पे रेजिस्टेंस पता है, तो आप उसके आसपास वाले पॉइंट पे रेजिस्टेंस निकाल सको। क्लियर टू ऑल? इसको बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन कहते हैं। और कोई क्वेश्चन बच्चों? 34 कौन सा? 34? ये बच्चों इसमें ना दिया होना चाहिए कि ये कोई S1 S2 कोई दो रजिस्टर हैं जो पैरेलल में है। फोर्टी वन 39? का बच्चों सी बन रहा है सबका? हाँ, देखो इसमें आपको क्या है कि आपको स्टेप्स दिए हुए हैं सारे, कि आप ये मानोगे कि जैसे सबसे पहले हम मानते हैं कि करंट ए से एंटर कर रहा है और वो हेमिस्फीयर में डिवाइड हो रहा है,
तो आपने ये निकाल लिया कि किसी भी r डिस्टेंस पे, ये राइट साइड पे जो फिगर है उसको देखो, किसी भी r डिस्टेंस पे जो j हो गया वो I/2πr² हो गया। अब आपका E इज इक्वल टू रो जे, जो सेकेंड स्टेप में आपको दिया ही हुआ है, तो उससे आपका E आ गया। अब E से आप V निकाल सकते हो, डेल्टा V इक्वल टू -E.dr। ठीक है, तो वो आपका एक्सप्रेशन इंटीग्रेट हो जाएगा, तो उसमें 1/2πr की वेरिएशन आ जाएगी। ठीक है, तो आप व्हाट यू विल डू इज, हमें क्या निकालना है, डेल्टा V मेजर्ड बिटवीन B एंड C। तो डेल्टा V में एक कांस्टेंट आएगा आपका ना, कोई भी एक रेफरेंस पॉइंट मान लो, तो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे आपकी 1/r की वेरिएशन आएगी। तो आपकी, अब आपको समझना क्या है कि जो पॉइंट B है, पॉइंट B पे जो पोटेंशियल है वो दो रीजन से आ रहा है। एक तो ड्यू टू जो करंट एंटर कर रहा है पॉइंट A पे, और एक जो करंट B से लीव कर रहा है। ठीक है ना, तो हमें एक तरह से पॉइंट B पे दोनों के करंट पोटेंशियल लिखना है। सिमिलरली पॉइंट C पे भी हमें दोनों के करंट पोटेंशियल लिखना है, और फिर उन दोनों का डिफरेंस लेना है हमें। दोबारा बोलो, सुनाई नहीं दिया मुझे। पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का कौन से, हाँ फिर बोलो। नहीं, देखो आपको क्या स्टेप्स दिए हुए हैं, आपको पहले आप सिर्फ ये मानो A से करंट एंटर कर रहे हैं, उसके हिसाब से निकालो। ठीक है, अभी आपने ये कुछ सोचना ही नहीं कि D से निकल भी रहा है। फिर आप अब सिर्फ मानो कि D से बाहर निकल रहा है, और उन दोनों रिजल्ट्स को आपने सुपरपोज करना है। बच्चों आंसर ए आता है, सी आता है? किससे? अच्छा हाँ, मतलब दोनों स्टेप्स आएंगे। और कोई क्वेश्चन? फोर्टी सेकेंड जो मैंने अभी आपको समझाया उसी पे बेस्ड हो गया है ना। तो जैसे उन्होंने लिखा हुआ है
कि ये यूजुअली ऐसे दे दिया हमने तो स्टेटमेंट 1 गलत हो गई और स्टेटमेंट 2 ठीक है। अच्छा बच्चों, आपने एक बात ये ऑब्जर्व, आई थिंक जब आप करोगे ना आपको ये समझ आ जाएगा कि ये जो 39th क्वेश्चन है इसमें जो तो एंटरिंग करंट है, एंटरिंग करंट के हिसाब से बी का पोटेंशियल ज्यादा है सी से। हाँ ठीक है, वो तो एग्जिटिंग के हिसाब से भी यही है, ठीक है, उसमें कोई चक्कर नहीं। हाँ तो बच्चों सीधा ही है ना, जो आप सी सोच रहे हो उसका डबल आएगा आंसर, क्योंकि जितना एंटरिंग का इम्पैक्ट है उतना ही एग्जिटिंग का भी इम्पैक्ट होगा। आगे बच्चों, 6th क्वेश्चन। केस 1 और केस 2 में टोटल टैक्स क्या कह रहे हो केस 1 और केस 2 में? हो गया। हम्म 10th क्वेश्चन। हाई रेजिस्टेंस, स्मॉल रेजिस्टेंस, आइडेंटिकल गैल्वेनोमीटर्स, वेरिएबल वोल्टेज सोर्स। तो बच्चों देखो क्लियरली सीधी सी बात ये है कि ओम्स लॉ वेरीफाई करने का मतलब है V इक्वल टू आई आर। तो आप एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करोगे और एक गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करोगे। वो आपको पता है कि कैसे कन्वर्जन करनी है, कि वोल्ट मीटर के लिए R1 सीरीज में आएगा और अमीटर के लिए जो R2 है वो पैरेलल में आएगा। था? तो सबसे पहले तो हम यही देखें कि किस फिगर में R1 सीरीज में आ रहा है एंड R2 पैरेलल में आ रहा है। वहीं से ही खत्म हो गया क्वेश्चन, सिर्फ एक सी ऑप्शन में ही है। नहीं तो हम अगला स्टेप ये चेक करते, बाई चांस ऐसी ऑप्शंस ज्यादा होती कि वो जो इफेक्टिव कॉम्बिनेशन है वोल्ट मीटर वाला वो सर्किट के पैरेलल में होना चाहिए था, अमीटर वाला सीरीज में होना चाहिए था, है ना? वो इन्होंने पहले से ही दिया हुआ है। डन बच्चों? कुछ कहा किसी ने? मुझे सुना नहीं। 12th। ये क्या होता है कि जो एंड करेक्शंस होती हैं, क्या होता है जब हम मीटर ब्रिज करते हैं, हम मीटर ब्रिज में जो एक्सप्रेशन लिखते हैं उसमें अगर हम बिल्कुल स्ट्रिक्टली सोचें तो जो मेटल स्ट्रिप्स हैं उनकी रेजिस्टेंस भी तो ऐड होनी चाहिए ना। हम तो जब इक्वेशन लिख देते हैं वहां पे हम ऐसा मान लेते हैं कि इन मेटल स्ट्रिप्स की कोई रेजिस्टेंस नहीं है, बट असली में तो इनकी भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होती होगी। तो इनकी रेजिस्टेंस को अकोमोडेट करने के लिए हम एंड करेक्शन लगाते हैं और उसका रूल सिंपल ये होता है कि एंड करेक्शन को आपकी जो भी रीडिंग है
उसके अंदर ऐड कर देते हो। तो मतलब अभी जो आपकी नॉर्मली रीडिंग 52 और 48 बनती, उसके अंदर आप ये दोनों एंड करेक्शंस ऐड कर दो। ठीक है, एक बच्चों एडवांस वाले टेस्ट में कोई डाउट है? Yes. हाँ बच्चों, इसमें बताओ। क्या फर्स्ट क्वेश्चन में? बेस चैप्टर पढ़े से इतना तो आनी चाहिए। अच्छा, ये कह रहे हो म्यू नहीं गिवन कि मास पर यूनिट लेंथ है? नहीं, ये तो वेव्स में होता ही है। आगे क्वेश्चन नंबर 9 में सेट डी में डी ऑप्शन को बन सकता है। सर एब्सोल्यूट एरर नेगेटिव में आ सकता है। फिक्स्ड में देखो 0 तो नहीं आएगा आंसर, क्योंकि एब्सोल्यूट एरर 0 नहीं होता। हम कहते हैं कि कुछ ना कुछ एरर तो हमेशा होता ही है कोई भी मेजरमेंट में। सर नेगेटिव में होता है, एब्सोल्यूट एरर कोई मॉड नहीं होता।
हाँ नेगेटिव नहीं होता, 6 का आंसर सिर्फ ए आएगा। एब्सोल्यूट एरर तो आप प्लस माइनस में लिख देते हो ना। क्या कह रहे हो? एब्सोल्यूट एरर होता क्या है? जो हम वो जैसे कोई रीडिंग लिखते हैं 5 प्लस माइनस 0.5 लेट्स से, वो जो 0.5 है दैट इज द एब्सोल्यूट एरर। आगे क्वेश्चन नंबर 9 एक आप में से किसी ने 8th क्वेश्चन रिपोर्ट किया हुआ था, 8th में कुछ गड़बड़ थी क्या? ठीक है वो तो हाँ। ये तो सेम ही मैंने आपको क्लास में करवा दिया था। देखो 9th क्वेश्चन मैंने जान के डाला था ये। आप एक बात समझो, आपको ये पता है कि आपका जो आंसर है वो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स में होना चाहिए? 2। आउट ऑफ ए एंड डी ऑप्शंस किसमें आपको पक्का पता है कि 2 ही सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? डी में आपको कैसे पता है ना? डी में यू आर नॉट श्योर कि वो सिग्निफिकेंट है कि नहीं है। इसलिए आंसर विल बी ए ओनली। इसमें ना जितने ये एरर्स वाले क्वेश्चन है ना, ये सारे मतलब मैंने खुद बनाए हुए हैं और मैंने जान के इसको मल्टीपल में डाला था। कौन सा? इसमें तो आपको बस ये पता होना चाहिए था कि आर्क सेकंड क्या होता है। तो वो क्या होता है कि डिग्री से छोटा यूनिट क्या होता है एंगल का? सेकंड होता है। मिनट सॉरी, हाँ मिनट से छोटा सेकंड होता है। इसको डिग्री में क्या इसको? हाँ हाँ वो तो करना ही पड़ेगा, हाँ बिल्कुल। क्या कौन सा? क्या इसमें EYM जो पैराग्राफ में हाँ आप उससे निकालोगे। आप ये कह रहे हो कि जो उस मतलब कि आपने एक्चुअल मार्क कर दिया और वो गलत हो गया?
आगे बच्चों। सिक्सटीन बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये हुआ था। बताइए, बिल्कुल उस पे ही बेस्ड था जो मैंने आपको क्लास में बताया था कंसेप्ट। मतलब आपने बच्चों ये रियलाइज किया था कि क्या है कि अगर आप कोई जनरल केस लेते तो ये सॉल्व नहीं हो सकता था, बट आपको जिस तरह से वैल्यूज दी हुई थी उसके हिसाब से सॉल्व हो रहा है। What about this question number 20? अनसर्टेनिटी का एरर निकालना। क्या कह रहे हो, ये आंसर नहीं आ रहा। जब 1.2 आंसर है, मैंने मतलब एरर निकाली अनसर्टेनिटी। चलो मैं दिखाता हूँ आपको करके। सर पेंट पर इसमें भी हो जाओ। चलो 1 मिनट पहले मेंस वाले कर लेता हूँ। इसमें किस क्वेश्चन में करेक्शन थी एक? एब्सोल्यूट एरर वाला जो था ना। हाँ जी, इसमें बताओ बच्चों मेंस में। पर इसका सी क्यों बनेगा? एरिया में 0.2 का एरर है, तो साइड में कितना होगा? तो वैसे 0.01 का बन रहा था, बट हाँ। अगर 100 है उसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो
मेरे लेंथ में भी 3 होना चाहिए तो 10.0 होगी तो अगर नहीं एरर देखो, नहीं देखो, आप एक बात देखो कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में उन्होंने दिया ही इस फॉर्म में हुआ है कि उन्होंने सिग्निफिकेंट डिजिट्स का तो ध्यान ही नहीं रखा हुआ, राइट? और हम 0.01 को 0.1 के लेके जा रहे हैं। आप ये कह रहे हो कि आपने 0.01 को राउंड ऑफ कर दिया टू 0.1 क्योंकि उसको एक डेसिमल प्लेस में कन्वर्ट करना था। वो बात तो तब होती ना जरूरी अगर आपको इनिशियली पहले उस फॉर्म में दिया होता। जब इनिशियल क्वेश्चन में ही ये ध्यान नहीं रखा गया अबाउट सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो आपने भी आगे नहीं सोचना था उस बारे में। Except 10. टेंथ क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसका 12% बन रहा था तो मैंने माफ नहीं किया क्या कितना बन रहा था? इसमें क्या था कि बाई चांस ऑप्शन इतनी इजी थी कि उससे तो उसे एक से ही बन गया था आंसर। हाँ क्या कह रहे हो? अच्छा अच्छा, इज इट कि ये डी रूट में नहीं है तो 13 बनता है? Yes, sir. अच्छा अच्छा, मैंने उस पार्ट पे तो ध्यान ही नहीं दिया, मैं तो उसके आगे वाले को ही देख रहा था। जो दूसरा पार्ट था वो ज्यादा अच्छा था इसका। पर बेस्ट ऑप्शन तो यही बन रही थी। करनी चाहिए थी। तो इसमें क्या था, अच्छा जो मतलब मेन कंसेप्ट सीखने वाला था ना कि चलो एक तो ये चीज हो गई 13। मुझे ये बताओ कि हम राउंडिंग ऑफ किस तरह से करते हैं इस केस में? बताना बच्चों उसका क्या लॉजिक होगा राउंडिंग ऑफ का? हाँ तो क्या था कि अगर 13% एरर है, ठीक है, तो इफ यू फाइंड आउट 13% ऑफ 3.763, वो जो वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेटली 0.4 0.5 के आसपास आ जाती है। ठीक है, व्हाट डज दैट मीन कि यहाँ तो फर्स्ट डेसिमल प्लेस में ही एरर है। अगर 0.4 0.5 के आसपास वैल्यू आती है तो दैट मीन्स कि फर्स्ट डेसिमल प्लेस में एरर हो गया ना बच्चों। तो उसका मतलब कि उसके आगे वाली तो डेसिमल प्लेसेस लिखने का कोई लॉजिक ही नहीं है बिल्कुल। तो इसलिए हम फर्स्ट डेसिमल प्लेस पे ही छोड़ देंगे उसको, क्योंकि वो इटसेल्फ ही अनसर्टेन हो गया। मतलब ये क्वेश्चन इस पे बेस्ड है कि हम ऐसे कहते हैं ना कि हम किस तरह से रिपोर्ट करते हैं, ऑल सर्टेन डिजिट्स प्लस 1 अनसर्टेन डिजिट। तो जो फर्स्ट डेसिमल प्लेस है वो अनसर्टेन हो गया, तो हमने वहां तक छोड़ दिया, उसके आगे तो हम लिखेंगे ही नहीं कुछ। बच्चों हो गया ये क्लियर?
ओके अब वो वाला करें डिस्कस क्वेश्चन आखिरी जो था 20th। देखो जो आपको क्वेश्चन में ये वैल्यूज दी हुई थी, अब आपको y में एरर बताना था, सो यू राइट ये बच्चों किसी का हुआ था क्वेश्चन? सर आंसर एरर एरर 1.2 है आशीष आपका क्या आंसर आ रहा था? 1.2 सबका 1.2 आ रहा था क्या? देखते हैं। तो देखो y का एक्सप्रेशन है, वी ऑल नो कि v नॉट t माइनस हाफ gt स्क्वायर, करेक्ट? अब हमें dy लेना है, दैट इज v नॉट dt माइनस gt dt। ठीक है? हम्म, अच्छा एक स्टेप मिस कर दिया मैंने। तो ये आएगा v नॉट dt प्लस t इंटू डी वी नॉट माइनस जी टी डी टी। ठीक है जी, तो ये बन गया t इंटू डी वी नॉट प्लस वी नॉट माइनस जी टी इंटू डी टी। अब बच्चों देखो जो गलती की आप लोगों ने, आपका आंसर क्यों 1.2 आया? आपने ये किया है कि आपने मॉड इस तरह लगाए हैं कि टी डी वी नॉट प्लस वी नॉट डी टी प्लस जी टी डी टी। क्या मैं सही कह रहा हूँ? अगर आप इस तरीके से लिखते हो जैसे मैंने लिखा हुआ है, इसके हिसाब से क्या बनता है 0.6 इंटू 0.2 प्लस 12 माइनस जी 10 दिया हुआ था बच्चों। इससे आ गया 0.48। अब मुझे बताओ कौन सा तरीका ठीक है कौन सा गलत है?
ध्यान से देख के बताओ मुझे बच्चों। मुझे आंसर चाहिए सबसे। 0.48 गुरसाहिल क्या कह रहे हो? बस वाले वो क्यों? राइट साइड वाले में क्या प्रॉब्लम है? आप इंडिविजुअली कर दिया तो dt कह रहे तो v0 minus dt देखो मैंने बार बार आपको एम्फसाइज भी किया था कि देखो कि क्वांटिटीज इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। अगर आप राइट साइड वाला केस लिख रहे हो, आप उसमें प्रैक्टिकली ये मान रहे हो कि ये दोनों टर्म्स को ऐड करने का क्या मतलब है, कि आप कह रहे हो कि टी में एरर पॉजिटिव भी है और टी में एरर नेगेटिव भी है। तभी ऐसा हुआ होगा ना कि ये वाली टर्म जो है कि थर्ड टर्म भी ऐड हो जाए, कि अगर dt नेगेटिव है तो अब ये कैसे पॉसिबल है? आप मेजर तो उसी इंस्ट्रूमेंट से ही कर रहे हो ना, तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा कि टी में एरर पॉजिटिव भी हो गया सेम रीडिंग में और नेगेटिव भी हो गया, कि सेम ही रीडिंग में उस इंस्ट्रूमेंट ने रीडिंग, मतलब आप ये मान रहे हो कि फर्स्ट टर्म के लिए जो रीडिंग है वो है 0.6 प्लस 0.006 और सेकंड टर्म के लिए जो रीडिंग है वो है 0.6 माइनस 0.006। इज दिस पॉसिबल? टी की तो वही रीडिंग होगी ना, चाहे कम वाली चाहे ज्यादा वाली। तो सारी सिग्निफिकेंस उस बात की थी कि इंडिपेंडेंट टर्म्स और डिपेंडेंट टर्म्स को, मतलब इंडिपेंडेंट टर्म्स को अलग अलग लिखना होता है, राइट? समझ आ गया बच्चों? ये क्वेश्चन ना मैंने पहले उसमें डाला हुआ था, सिंगल चॉइस, ये मतलब मल्टीपल में। फिर मैंने कहा नहीं यार, आइडिया लग जाएगा इससे, कहीं हिंट ना मिल जाए, तो फिर मैं जान के न्यूमेरिकल में कर दिया था कि पक्का गलत हो सबका। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है ना? मतलब इस टाइप का मैंने आपको बताया था, ये अभी तक आए नहीं है ऐसे क्वेश्चंस, हाईली लाइकली कि ऐसा कुछ आ जाए। ओके चलो ठीक है बच्चों, अब कल क्या करना है हमें? हीट कर लोगे कल तक? फिर क्या कैसे करें? क्लास आप फ्राइडे सैटरडे फ्राइडे सैटरडे रखूं बच्चों क्लास? बाकी सब्जेक्ट्स का किस तरह कर रहे हो? क्या कर रहे हो? कल है वैसे केमिस्ट्री में। चलो बच्चों फिर क्लास ना फ्राइडे या सैटरडे रखेंगे, मैं आपको मैसेज कर दूंगा, ठीक है? चलो ओके बच्चों।